नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आज का एजेंडा में। मैं हूं निखिल सिंह और आज के दिन की कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजरें, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तंग तय। और ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम आपके सामने लेकर आए हैं आज का एजेंडा में। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज आगरा मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। 29.4 किलोमीटर लंबाई वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए शहर के प्रमुख पर्यटन केंद्र ताजमहल, आगरा का किला और सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए मतदान जारी। 34 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले जाएंगे वोट। 82 महिला उम्मीदवारों समेत 249 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के पहले चरण के चुनाव आज। उदालगुड़ी की 10 सीटों, बक्सा की 11 सीटों पर पहले चरण में डाले जा रहे हैं वोट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशासन तैयार। और नए कृषि कानूनों पर किसानों में फैलाए गए भ्रम के चलते किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। केंद्र ने किसानों को दिलाया भरोसा, कहा नए कृषि सुधारों के बाद भी एमएसपी की व्यवस्था रहेगी जारी। और आइए सबसे पहली खबर आगरा में मेट्रो की बात करते हैं। पर्यटन नगरी आगरा के लोगों के लिए आज यादगार दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए शहर में विकास की रफ्तार और तेज हो सकेगी। और इस परियोजना के तहत आगरा मेट्रो परियोजना में 2 गलियारे शामिल हैं जिनकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है। परियोजना की अनुमानित लागत 8,379.62 करोड़ रुपए है। आगरा के प्रमुख पर्यटन केंद्र ताजमहल, आगरा का किला और सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए यह मेट्रो परियोजना 5 सालों में पूरी होगी। आगरा शहर की 26 लाख आबादी को इससे लाभ मिलेगा। हर साल आगरा आने वाले करीब 60 लाख से ज्यादा पर्यटकों की जरूरतें भी इसके जरिए पूरी होंगी। यह परियोजना ऐतिहासिक शहर आगरा को पर्यावरण के अनुकूल एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देगी। आगरा के 15 बटालियन पीएसी परेड मैदान में आज का कार्यक्रम होगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसके निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये परियोजना और क्या खास रहेगा इस परियोजना पर बात करने के लिए चलेंगे आगरा, रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजेश का। राजेश, कितनी महत्वपूर्ण है ये परियोजना? प्रधानमंत्री आज जब इसके निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे, आगरा वालों के लिए ये सौगात से कम नहीं है। किस तरह से ये फर्क डालेगा आगरा के लोगों के जीवन में? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रो रेल जो परियोजना है उस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। और निश्चित तौर पर जब यह शिलान्यास का काम जब शुरू होगा, जब पूरा होगा और उसके बाद जब निर्माण कार्य की गति जो है वो रफ्तार पकड़ेगी और 5 वर्षों में इस लक्ष्य को तय करने का जो है वो पूरा मसौदा तैयार किया गया है मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश का, तो निश्चित रूप से देश के अन्य शहरों की तरह आगरा भी इस फहरिस्त में जुड़ जाएगा। मेट्रो रेल नेटवर्क से आगरा भी जुड़ जाएगा। न सिर्फ टूरिस्ट को बल्कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिहाज से भी मेट्रो रेल दिल्ली की तर्ज पर आगरा के लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में भी पॉल्यूशन का आलम रहा है, मेट्रो रेल की वजह से दिल्ली में एक जो मेट्रो रेल के परिचालन की वजह से कहीं न कहीं जो गाड़ियों की आवाजाही जाम की समस्या से एक हद तक बहुत निजात मिली है। आगरा को भी जब मेट्रो रेल का तोहफा मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आगरा को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। शहर में जो धूल का जो आलम है, जो डस्ट का जो
की जो स्थिति है उससे निजात मिलेगी और पर्यावरण संतुलन के लिहाज से भी आगरा को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज 11:30 बजे कार्यक्रम जो है पीएससी ग्राउंड में शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूचना है कि गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकती हैं। आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल इस कार्यक्रम के हिस्सा होंगी और शहरी आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और आगरा प्रशासन जो है वो मशक्कत कर रहा है। तमाम तरह की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो किए जा रहे हैं और आगरा मेट्रो रेल जो है शिलान्यास के लिए पूरी तौर पर तैयार है। और ये देखना होगा कि जब शिलान्यास का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को देखने के लिए कितनी बड़ी तादाद में लोग पीएससी ग्राउंड में पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। आगरा के लोगों को सौगात मिल रही है, बेहद प्रसन्न होंगे लोग। व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों में कितना इजाफा हो सकेगा इस मेट्रो के जरिए? क्या कुछ फर्क डालेगी शहर के व्यापार और अर्थ जगत पर? देखिए निखिल, आगरा और कानपुर के बारे में कहा जाता है कि चमड़े के उद्योग के लिए यह जो दोनों शहर है वो मशहूर रहा है, प्रसिद्ध रहा है। आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए दोनों आपस में परस्पर सहयोग स्थापित कर सकेंगे और तब अन्य जो राज्य के जो अन्य हिस्से के जो व्यापारी आगरा आते हैं वो कई बार जाम में फंसने की वजह से वो अपने व्यापारिक गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और लिहाजा उद्योग जो है, उद्योग व्यवस्था जिस तरीके से होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। लिहाजा मेट्रो रेल से कहीं ना कहीं जो व्यापारी जाम की समस्या से दो चार होते रहे हैं उनके लिए भी मेट्रो रेल राहत का पैगाम लेकर आएगा और टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट के लिए राहत का पैगाम होगा कि दुनिया भर के जो सैलानी ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा तशरीफ लाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सिकंदरा तक आराम से वो अकबर का जो मकबरा है वहां तक पहुंच सकेंगे, शीश महल का दीदार कर सकेंगे, मरियम महल का वो दीदार कर सकेंगे। अन्य जो आगरा शहर में जो अन्य जो तमाम जो विरासत है, हमारी संस्कृति के जो विरासत है उसका दीदार आराम से कर सकेंगे और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकेंगे। राज्य के दूसरे हिस्से के लोग आराम से कनेक्टिविटी के मोर्चे पर आगरा को समृद्ध करने की दिशा में जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है उस दिशा में कहीं ना कहीं यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा आगरा के विकास के लिए ये मेट्रो रेल। बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जो केंद्र सरकार की योजना रही है टियर 2 शहरों में भी विकास के नए प्रतिमान स्थापित करना और आगरा इसकी एक कड़ी है जहां पर मेट्रो रेल की शुरुआत की जाएगी। निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे आज प्रधानमंत्री। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में 17 सीटों पर कश्मीर और 17 सीटों पर जम्मू में चुनाव होगा। कुल 249 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनमें 138 कश्मीर और 111 जम्मू में है। करीब 7,17,322 मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए 1,910 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही सरपंचों की 50 खाली सीटों और 216 पंचों की खाली सीटों के लिए उपचुनाव भी आज ही होगा। कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ ड्रोन द्वारा भी निगरानी की जा रही है, उसकी व्यवस्था की गई है। कोविड के मद्देनजर भी खास सावधानियां बरती जा रही हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सहूलियत के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और डीडीसी यानी जिला विकास परिषद चुनाव की ये प्रक्रिया कैसी चलेगी, किस तरह से 3 चरणों के चुनाव हुए हैं और चौथे चरण का चुनाव किस तरह से चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए श्रीनगर से जुड़ रही हमारी संवाददाता रमा त्यागी। रमा, 3 चरणों की अगर बात करें तो तमाम शंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए वोटर जमकर उन्होंने वोटिंग की और जिस तरह से अक्सर ये देखा जाता है कि घाटी में चुनाव में वोटिंग कम होती है, लेकिन जो डीडीसी के चुनाव है उसमें जमकर वोट डाल रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। किस तरह से देखती हैं आप इन चुनावों को? क्या तस्वीरें हमारे साथ साझा करेंगी? चुनाव के क्या रंग हैं, क्या बताएंगे आप?
बिल्कुल निखिल, मैं बताना चाहूँगी, मैं गांदरबल में मौजूद हूँ इस वक्त, क्योंकि श्रीनगर के चुनाव पहले 2 चरणों में थे। अभी जी। जो कई डिस्ट्रिक्ट, अलग डिस्ट्रिक्ट है, गांदरबल है, अनंतनाग है, कुपवाड़ा है, बडगाम है, वहाँ पर चुनाव चल रहा है। और चुनाव जो है, जिस तरह से आपने पूछा, अभूतपूर्व इसे चुनाव कहा जा सकता है, ऐतिहासिक कहा जा सकता है। मतदाताओं का उत्साह, जिस तरह से मतदाता आ रहे हैं, क्योंकि घाटी में जिस तरह का प्रतिशत निकल कर आ रहा है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और जिस तरह से ऐतिहासिक चुनाव है, उसी तरह से ऐतिहासिक इस प्रतिशत को भी कर सकते हैं। बड़ी संख्या में मतदाता आ जाते हैं। और अब आप देखिए कि सर्दी में जो तापमान होता है, कई जगहों पर 0 से नीचे होता है, लेकिन 7 बजे से पहले ही अगर मतदाता पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और केवल युवा नहीं, 92 वर्ष के मतदाता, 82 वर्ष के मतदाता, बुजुर्ग मतदाता इतनी बड़ी संख्या में अगर आते हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि कितनी शिद्दत से वो इंतजार कर रहे थे। एक महिला से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पहली बार उन्हें मतदान में हिस्सा लेने का मौका मिला है, ये उनका पहला वोट है। तो आप देख सकते हैं कि घाटी में पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, और उसकी वजह से कितना उत्साह जो है, एक विकास की जिसे आशा कह सकते हैं, वो यहाँ पर जगी है। जो यहाँ पर पेंडिंग वर्क्स हैं, हम अगर फारफ्लंग एरियाज़ की बात करते हैं, ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं, वहाँ पर जिस तरह से लंबे समय से आप देख सकते हैं कि अगर पूर्व की सरकारों में देखें तो जो पंचायत चुनाव थे वही हाशिए पर आ गए थे, पंचायत चुनाव भी बंद हो गए थे। लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव हुआ पहले, उसके बाद बीडीसी इलेक्शन हुआ और अब ये डीडीसी इलेक्शन हो रहा है, तो 3 टियर पंचायत व्यवस्था, ये जो गवर्नेंस की एक नई लेयर यहाँ पर बना रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड को रिप्लेस करेगी, वो विकास के दृष्टि से बेहद अहम है। और वो यहाँ का मतदाता इस वक्त समझ रहा है कि अगर जो चुना हुआ उम्मीदवार उनके बीच में से, जिसने उन समस्याओं को समझा है, जो उन समस्याओं से रूबरू हुआ है, जिसने उन समस्याओं को पेंडिंग देखा है, वो इनके बीच से जाता है और उसके हाथ में ताकत मिल रही है। तो उसके जरिए रमा, अगर आपसे ये समझना चाहे कि जैसा कि आपने खुद बताया और हमने किस तरह से प्लानिंग करें, किस तरह से फंड अप्रूव करें, किस तरह से वर्क में गति लाएं, वो इनके हाथ में है। तो उसको देखते हुए ये काफी अहम है। रमा, जिस तरह से आपने देखा है पहले भी कि घाटी में कम से कम जो चुनाव होते थे, वहां पर अभी आपने बताया कि एक बुजुर्ग महिला है, उन्होंने पहली बार वोट डाला है, तो समझ सकते हैं कि कितना परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन की वजह क्या है, किस तरह से देखती हैं, क्यों उमड़े हैं इतनी संख्या में लोग, और किस तरह से इस पर अगर देखा जाए तो जो 370 के प्रावधान हटाने का असर कितना दिख रहा है आपको, और कितना लोग सशक्त महसूस कर रहे हैं अपने आप को? देखिए, 370 में संशोधन से पहले की अगर आप सरकारों की बात देखते हैं, जिस तरह से यहाँ पर लंबे समय से केवल कुछ ही परिवारों का एक शासन चलता हुआ आ रहा था, और उन परिवारों की वजह से तमाम जो सत्ता का एक तरह से कह सकते हैं कि एक भ्रम पैदा करने की लोगों में कोशिश की जा रही थी। एक साफ विजन नहीं था, स्वतंत्रता नहीं थी, और एक जिसे कह सकते हैं सुरक्षित एनवायरनमेंट नहीं था, सुरक्षा। यहाँ पर अगर पहले के पंचायत चुनावों में आप देखें, अगर इतिहास में आप जाएंगे तो पंचायत चुनाव में जिस तरह की हिंसा होती थी, जिस तरह से लोगों को डराया जाता था, जिस तरह से उनके अंदर एक भय था कि अगर चुनाव के लिए निकलेंगे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये बुलेट पर बैलेट की एक तरह से विजय हम कह सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा टर्म यूज किया, ये बुलेट पर बैलेट की जीत है। रमा, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आपने एक शब्द में सारी बात बयां कर दी। बुलेट पर बैलेट की ये जीत है और लोगों को, आम लोगों को सशक्त बना रहा है चुनाव। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और असम में भी बोडोलैंड विकास परिषद के लिए चुनाव हो रहा है। असम में उदालगुड़ी की 10 और बक्सा जिले की 11 सीटों पर बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद चुनाव के पहले चरण में आज वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में उदलगुरी में 60 प्रत्याशियों सहित कुल 132 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोविड दिशा निर्देशों के मुताबिक उदालगुड़ी और बक्सा जिले प्रशासन ने सुचारू, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव कर्मियों को मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि मतदान केंद्र पर मतदाताओं के थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 दिसंबर को परिषद के दूसरे चरण के चुनाव में कोकराझार और चिरांग जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। 40 सदस्यीय परिषद के चुनाव के लिए 2 चरणों में 11,79,020 महिला मतदाता सहित कुल 23,82,036 मतदाता मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। परिषद चुनावों में मुख्य मुकाबला बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीएफपी, भारतीय जनता पार्टी, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल जैसे दलों के बीच में है।
हगरामा मोहिलारी के नेतृत्व वाली बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ इन चुनावों के जरिए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में चौथी बार सत्ता पर काबिज करने की लड़ाई में है। और इस पूरी खबर पर गुवाहाटी से जुड़ रही हमारी संवाददाता दुइना, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव, और जिस तरह से बीपीएफ और बीजेपी आमने सामने है, किस तरह की सियासत आप देख रही हैं? कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। जी बिल्कुल निखिल, पिछले जो 8 महीने से रुके थे ये बीटीसी के इलेक्शन कोविड सिचुएशन के लिए, आज फर्स्ट फेज शुरू हो गया है। जैसे आपने कहा, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट और उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट फेज, और सेकंड फेज होगा दिसंबर 10 तारीख को, जहां कोकराझार और चिरांग डिस्ट्रिक्ट है। तो आज जो यहाँ के जो बोडोलैंड जो बीटीआर अभी हो गया है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, इसमें मतलब काफ़ी चेंजेस आए हैं, और इस बार के जो इलेक्शन है बहुत अलग है, इसीलिए क्योंकि यहाँ इस बार बहुत स्ट्रांग अपोजिशन है, क्योंकि बीजेपी मैदान में खड़े हैं, फिर यूपीपीएल एक स्ट्रांग पार्टी है, और बीपीएफ जो है वो लगातार 2005 से वो बीपीएफ ही जीत रहे थे, लेकिन इस बार स्ट्रांग अपोजिशन के वजह से और लोग जी दुइना, आपकी आवाज़ अब तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम आपके पास जुड़े। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो दुइना हमको बताने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से महत्वपूर्ण है ये चुनाव और कितना परिवर्तन लेकर आएंगे। राजनीति में नए गठबंधन भी देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है। दुइना ने लगभग अपनी बात पूरी कर ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए कृषि कानूनों पर किसानों में भ्रम की स्थिति के चलते किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। किसानों की केंद्र सरकार के साथ 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और छठे दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होगी। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है और केंद्र सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि नए कृषि सुधारों के बाद भी एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार का यह कहना है कि किसानों को आश्वस्त करने के लिए सरकार ये लिखकर भी देने को तैयार है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि कुछ लोग किसानों को भड़का रहे हैं, लेकिन किसान ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे शांति खतरे में पड़े। और चालू वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 336.67 लाख मीट्रिक टन की खरीद सरकारी मंडियों द्वारा की गई है। इस खरीद से 33 लाख किसानों को फायदा हुआ है। सरकार द्वारा इस खरीद से किसानों को 63,563 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। कुल खरीद में पंजाब का 60% योगदान रहा है। एमएसपी पर किसानों की उपज की खरीद अभी भी जारी है। और हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, अभी भी किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है, जो भ्रम की स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। किसानों को तमाम सारे लोग, एक सरकार का कहना है और तमाम सारे ऐसे लोगों का कहना है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, भ्रम की स्थिति जानबूझकर बनाई जा रही है। क्या कुछ ऐसे कौन से वो मेन पॉइंटर्स हैं जिन पे भ्रम की स्थिति है और सच्चाई क्या है, झूठ क्या फैलाया जा रहा है? देखिए, आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि 17वीं लोकसभा के अंदर कृषि मंत्रालय की लोकसभा ने एक समिति का गठन किया था। वो समिति का गठन इसलिए किया था ताकि किसानों के जो कानून हैं या रिफॉर्म्स हैं उनको और मजबूत किया जा सके। उस समिति में निखिल, आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के किसी भी कमेटी के अंदर, चाहे वो किसी भी मंत्रालय की कमेटी हो, उसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सांसद भी शामिल होते हैं। और उसी समिति की रिपोर्ट थी कि एपीएमसी जो मौजूदा एक्ट है उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि वो किसानों को उतना लाभ नहीं दे रहा है जितनी देनी चाहिए। दूसरी बात है कि जिस तरीके से खुले बाजार की वकालत भी उसी समिति की रिपोर्ट में की गई थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, ये भी उस समिति की रिपोर्ट में शामिल था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये नए कृषि सुधार कानून बनाए हैं। आज विपक्षी दल भले ही इन कानूनों को लेकर राजनीति कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून के बनने में और बनने से पहले उनकी सहमति विपक्षी दलों की थी। दूसरी बात, जो आपने भ्रम की स्थिति की बात की है, निश्चित तौर पर किसानों को 3 मुद्दों पर भ्रम है। सबसे पहले जो निजी मंडी और सरकारी मंडी को लेकर भ्रम है कि अगर खुला बाजार किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, निजी मंडियां
अगर आएंगी तो सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म होगा। लेकिन कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। सरकारी मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। लगातार सरकार इन बातों को किसानों को समझा रहे हैं और उनकी भ्रम की स्थिति को दूर कर रहे हैं। दूसरी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कुछ विपक्षी दलों ने किसानों के मन में इस भ्रम को डाल दिया कि अगर कोई भी व्यापारी, कोई भी संगठन अगर किसान के साथ खेती करेगा तो उसकी आने वाले समय में, भविष्य में उसकी जमीन को हड़प लिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। कानून कहता है, नया कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तीसरी बात है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक 1955 का बहुत पुराना एक्ट है जो इस बात की अनुमति नहीं देता कि एक सीमा से ज्यादा भंडारण किया जा सके। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। 1955 में भारत जो है वो कृषि के क्षेत्र में या अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। लेकिन हम जानते हैं कि पिछले कई दशकों से भारत के अंदर अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और अब इस तरह की व्यवस्था सरकार ने की है कि अगर किसानों के खेतों के आसपास ही अगर वेयर हाउस बने, गोडाउन बने और वहां पे उनकी उपज को खरीद कर इकट्ठा किया जा सके, तो निश्चित तौर पर इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हटाना जरूरी था। सरकार ने वो प्रावधान किया कि अब अच्छी कीमत पे उनकी फसल को खरीदकर जो है गोडाउन में उन्हीं के इलाके के पास। जी बिल्कुल अनुज, इस बात की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि जो भी भ्रम की स्थिति है उस पे जो किसानों की को बात साफ की जाए, उनको बताया जाए कि असल स्थिति क्या है और भ्रम क्या है। उनको तमाम प्रावधानों पर बातों को क्लियर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे हम अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इनका आतंकवादी गतिविधियों के साथ संबंध हो सकता है। बड़ी खबर यह है, गिरफ्तार संदिग्धों में से 2 पंजाब से हैं और 3 कश्मीर से हैं। तो ये एक बड़ी खबर अभी आ रही है। दिल्ली में जिस तरह से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस बीच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इनका आतंकवादी गतिविधियों के साथ संबंध हो सकता है। गिरफ्तार लोगों में से जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए उनमें से 2 का संबंध पंजाब से है और 3 कश्मीर से है। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता मुकेश शुक्ला से। मुकेश, क्या है पूरी खबर? मुकेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? काफी दिनों से इनपुट्स मिल रहे थे कि दिल्ली पुलिस को यहाँ पर कुछ आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं, क्योंकि तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो कुछ ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन कुछ कुशवाहा से बात करी हमने, तो उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द उसके प्रेस ब्रीफिंग भी करके बताएंगे कि इनके कितने तार हैं, कौन कौन से। मुकेश, आपसे चाहेंगे कि एक बार अपनी बात आप फिर से कहें। आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क की वजह से, एक बार फिर से अपनी बात कहें। निखिल, जिस तरह से पिछले काफी दिनों से दिल्ली पुलिस को इनपुट्स मिल रहे थे कि दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है, इसी मद्देनजर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 2 है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी हैं, उनसे बात करी हमने। उन्होंने बताया कि जानकारी जुटाई जा रही है, जैसे ही तमाम जानकारी हासिल होती है तो वो मीडिया के सामने आएंगे और उनके जो भी उनके आएंगे, क्योंकि आंदोलन भी चल रहा है। सारे किसान जो फायदा ना उठा ले, कोई आतंकवादी संगठन कोई बड़ी वारदात ना कर दे, तो इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस काफी दिनों से सचेत भी थी और ये बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है दिल्ली पुलिस के अगर विंग की बात करें। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। मुकेश, आप किसी ऐसे एरिया में जाएं जहां पर नेटवर्क आपके फ़ोन का ठीक हो। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये एक बड़ी खबर है, हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने ब्रेक की है कि दिल्ली की पुलिस के स्पेशल सेल ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनका ऐसा माना जा रहा है कि ये आतंकवादी गतिविधियों के साथ इनका संबंध हो सकता है। और ये 5 में से 2 पंजाब से हैं, 3 कश्मीर से हैं। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने जानकारी दी है कि काफ़ी समय से इंटेलिजेंस इनपुट
इनपुट दिल्ली पुलिस को मिल रहा था और जो इस वक्त दिल्ली में जैसा कि माहौल चल रहा है, जो किसानों का धरना प्रदर्शन, उसके बीच में आतंकी गतिविधियां, जो आतंक के जो आका है, जो दूर देशों में बैठे हुए हैं, वो इस बात की जरूर कोशिश करेंगे कि माहौल को खराब किया जाए। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस बिल्कुल चौकन्नी थी और इसी कड़ी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर कोशिश करते हैं मुकेश से बात करने के लिए। मुकेश, आपने कहा कि डीसीपी से आपने बात की है, क्या कुछ कहना है उनका? हाँ बिल्कुल निखिल, डीसीपी से जो हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि ये जो 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए इन संबंध हो सकते हैं और इन वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे ही इनकी तमाम जानकारी उनके पास आएगी तो वो मीडिया के साथ साझा भी करेंगे। फिलहाल जो 2 पंजाब से और 3 कश्मीर से हैं, इनके लिंक को पता किया जा रहा है क्योंकि पिछले कई आगे की जो आतंकवादी संगठन है वो दिल्ली में कोई बड़ी वारदात को अंजाम और काफी टाइम से स्पेशल सेल इस जुगत में लगी हुई थी कि उनको भी इनपुट मिल रहे थे कि ऐसे कुछ लोग हैं जो दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं। तो उसके मद्देनजर ये 5 सस्पेक्टेड हैं, इनसे पता लगेगा कि ये कौन कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं और इनके साथ इनके कौन से और सहयोगी हैं जो दिल्ली में इस समय पहुंच चुके हैं या दिल्ली के आसपास मौजूद हैं। तो ये अभी कुछ देर में इसका पता लग जाएगा जैसे दिल्ली पुलिस की अपनी टीम उनको वेरीफाई करेगी। और जिस तरह से पूरे आप देखिए दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है तो इसको भी ये शायद एक अपना मोहरा बना सकते थे, इसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते थे क्योंकि इसका फायदा लेकर के शायद वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते। लेकिन फिलहाल उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है दिल्ली पुलिस की टीम ने। तो एक बड़ी कामयाबी है और जल्दी इसके इनपुट्स निकल जी बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी है। दिल्ली पुलिस ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा है, 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज का एजेंडा में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।